अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये क्लास 10th हिस्ट्री बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चले समझ सकते हैं इस टॉपिक को। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहली नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई। कब? 1789 में। इसीलिए फ्रांस फर्स्ट नेशन स्टेट यूरोप का, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना वहीं से उठ रही थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarchy. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. 1789 तक फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्च के अंडर में, यानी फ्रांस में मोनार्च का रोल चल रहा था। फिर जब रिवोल्यूशन आया तो काफ़ी बदलाव आया। फ्रेंच रिवोल्यूशन से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुई, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। जो सॉवरेंटी, जो पावर्स एक राजा के पास रहा करती थी, वो सॉवरेंटी सिटीजन्स के हाथों में आई। वो सॉवरेंटी ट्रांसफ़र हुई फ्रेंच सिटीजन्स में। कहने का मतलब कि फ्रांस में मोनार्ची रूल ख़त्म हुआ, इसकी जगह पे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक आया। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। रिवोल्यूशन से ये डिक्लेयर हुआ, रिवोल्यूशन ने ये प्रोक्लेम किया कि अब लोगों के पास पावर्स आए और लोग ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से नेशन को आगे चलाना, और नेशन को नया स्ट्रक्चर दिया। आया आपको समझ में? पहले मैं आपको इस फिगर 2 को समझाऊंगा। देखिए इस फिगर 2 में जर्नलिस्ट एंड्रीज रॉबमैन ने क्या बोला। देखिए यहाँ पे 2 इमेजेस, ये इमेज फ्रांस की, ये इमेज जर्मन की। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोग इस फोर्ट्रेस के अंदर घुस गए, उन्होंने इस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन्होंने इस फोर्ट्रेस को बर्बाद कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और नेशनलिज्म लाया, मोनार्ची को अपोज कर दिया। आया आपको समझ में? डेमोक्रेसी लाया, रिपब्लिक लाया। और इसमें यानी कि इस इमेज में जर्नलिस्ट एंड्रीज रॉबमैन जर्मन लोगों से ये बोलते कि आपको भी इसी तरह करना है जिस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने किया। और जर्नलिस्ट एंड्रीज रॉबमैन ने ये भी बोला, देखिए यहाँ पे एक लाइन, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, यानी लोगों को खुद को फ्रीडम पाना, लोगों को ही स्ट्रगल करना। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये समझाया। देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्गस्ट द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन लाया, जो रिवोल्यूशन लेकर आया फ्रांस में, इन्होंने बहुत से मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किया। इनका मेन मकसद ये था कि फ्रेंच के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना, इनके अंदर कॉमननेस क्रिएट करना, लोगों को यूनाइटी में रहना, लोगों के अंदर यानी कि यूनिफिकेशन क्रिएट करना। आया आपको समझ में? चले आगे देखेंगे आइडियाज़ के बारे में, क्या क्या आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे दिए। The ideas of Lepetri, the fatherland and Lithuanian, the citizen, emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। लेपेट्री यानी जो फ्रांस, वो लोगों का फादरलैंड, लोगों ने फ्रांस को अपना पिता समझा। और ले सिटोयंस यानी जो सिटीजन्स, वो यूनाइटी में रहेंगे, वो सारे एक साथ रहेंगे, सभी के राइट्स बराबर, सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में थे। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। नया फ्रेंच फ्लैग लाया जो कि ट्राइकलर था, यानी 3 रंगों वाला, जिसको चूज किया फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड की जगह पे। यानी जो राजा का झंडा पहले था, इसको हटा दिया और नया फ्रेंच फ्लैग लाया जो कि ट्राइकलर था, 3 रंगों वाला। The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। एक और आइडिया ये भी था कि स्टेट जनरल को इलेक्ट कर दिया एक्टिव सिटीजन्स के दौरान और इसका नया नाम दिया नेशनल असेंबली। New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated in all in the name of nation। फिर नए गीत को कंपोज किए, मार्टियर्स यानी शहीदों को याद किया, ये सब कुछ नेशन के नाम पे किया, नेशन के लिए।
A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Centralized administration system को सेटअप किया गया। इसके साथ साथ सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए जो इस टेरिटरी के अंदर में आते थे। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted. Internal custom duties and dues को abolish कर दिया, यानी जो टैक्सेस वगैरह इसको ख़त्म कर दिया और हर जगह पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया। वेट्स एंड मेजर्स का मतलब जो नापने के लिए इस्तेमाल करते, पहले क्या था, पहले वेट्स एंड मेजर्स भी अलग अलग थे। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे यानी जो अलग अलग लैंग्वेजेस थे इनको डिस्करेज कर दिया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया पूरे नेशन के लिए, जिसको पेरिस में लिखा गया। ये कुछ आइडियाज़ जो हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ये आइडियाज़ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे दिया गया आपको समझ में, आप हम आगे चलेंगे। The revolution further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate all the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation। यानी ये जो revolutionaries थे इनका मेन मकसद ये था कि यूरोप के लोगों को आज़ाद करना, इनको रहा करना डिस्पोटिज्म से, मुसीबतों से, यानी ऑटोक्रेटिक रूल से उनको फ्री करना और यूरोप के बाकी लोगों को भी मदद करना नेशंस बनाने में। ये एक एम हमने देखा रिवोल्यूशनरीज का, एक एम हमने यहाँ पे भी देखा। देखिए कहाँ पे, अच्छे से समझ ले। एक एम हमने यहाँ पे देखा रिवोल्यूशनरीज का, एक एम ये था लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना। आपको समझ, एक एम हमने यहाँ पे देखा लोगों को फ्री करना और इनके लिए नेशंस बनाना। चलिए यहाँ से, when the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs। जब ये खबर यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची, कौन सी खबर, जो कि फ्रांस में हुई, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और दूसरे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने जैकोबियन क्लब बनाना शुरू किया। जैकोबियन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब होता था। जैकोबियन क्लब का मेन मकसद ये था डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को सपोर्ट करना, मोनार्ची और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपोज करना। आया आपको समझ में, ये बात याद रखना। देयर एक्टिविटीज एंड कंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन वार्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। इनकी एक्टिविटीज़ या दियर एक्टिविटीज़ का मतलब जैकोबियन की एक्टिविटीज़ और कंपेन्स तैयार किए गए फ्रेंच आर्मीज़ के लिए और वो मूव हुए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में। साथ साथ रिवोल्यूशनरी वार्स की आउटब्रेक भी हुई और फ्रेंच आर्मीज़ ने नेशनलिज्म का आइडिया दूर दूर तक पहुंचाया, दूर दूर तक फैलाया। देखिए इस पैराग्राफ को, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। लार्ज टेरिटरी नेपोलियन के कंट्रोल में आया, इन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स यूरोप में इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि ऑलरेडी फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुई। चलिए देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स। दो ए रिटर्न टू मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in administrative principles he incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। सुनो, जब नेपोलियन फ्रांस का एम्पीरियर बन गया, कब, 1804 में, ये डेट याद रखना है। इस समय पे नेपोलियन फ्रांस का एम्पीरियर बन गया। आया आपको समझ में? तो इन्होंने वापस मोनार्ची लाया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट कर दिया। पूरा सिस्टम तो इन्होंने रैशनल और एफिशिएंट बना दिया, यानी अच्छा सिस्टम बनाया। इसके अलावा क्या क्या किया वो भी हम देखेंगे। सुनो क्या क्या इसके अलावा किया। द सिविल कोड ऑफ 1804 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोड, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। उसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, नेपोलियन के नाम से भी। देखिए इस कोड के अंदर नेपोलियन ने क्या बताया। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते, प्रिविलेजेस का मतलब जो बेनिफिट्स, जो राइट्स मिलते, इन प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा किसी अमीर के घर में पैदा हो तो इसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते, और जब कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो तो इसको प्रिविलेजेस नहीं मिलते। एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम इसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। तो ये अच्छा काम नेपोलियन ने किया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़दीक, कानून के सामने सभी लोग बराबर, यानी हर एक के ऊपर इक्वल लॉ अप्लाई किया, हर एक के ऊपर सेम लॉ अप्लाई किया गया। आया आपको समझ में। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, प्रॉपर्टी को बचाना, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी इसको सिक्योर किया। पहले क्या था, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास, कुछ ही हाथों में, सिर्फ क्लर्जी और नोबल्टी के पास, पीजेंट के पास बिल्कुल भी नहीं। मगर नेपोलियन ने इस कोड में ये कहा कि हर एक को परमिशन, हर एक को राइट प्रॉपर्टी रखने का, सबके बीच में प्रॉपर्टी बटा हुआ। आया आपको समझ में। इस कोड को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे क्या, दिस कोड यानी नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये कोड इन रीजन्स तक भी पहुंचा जो रीजन्स फ्रेंच के कंट्रोल में आते थे। इन रीजन्स में भी इस कोड को फॉलो किए, इस कोड को लागू कर दिया। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, in Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपलीफाइड किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, पीजेंट्स को सर्वडम और मैनुअल ड्यू से फ्री कर दिया। फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम का मतलब जागीरदारना निज़ाम, जैसे कि पीजेंट्स पहले बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स की ज़मीन पे काम करते, हमेशा के लिए उनको वही भी काम करना। इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस, इसको भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। आया आपको समझ में। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्टोरेंट्स वायर रिमोव्ड, टाउन्स में गिल्ड रेस्टोरेंट्स को हटा दिया। गिल्ड का मतलब एसोसिएशन, जैसा कि ट्रेडिंग एसोसिएशन, इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन इनको ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उन्होंने इम्प्रूव किया, यानी कि अच्छा काम किया। पेजेंट्स, आर्टिसन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड एंड न्यू फाउंड फ्रीडम, यानी कि ये जो बिजनेसमैन थी, आर्टिसंस, वर्कर्स, इनके लिए नई फ्रीडम मिली। आया आपको समझ में। Businessmen and small scale producers of goods in Peking began to realize that uniform law, secondary various emission, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने रियलाइज़ किया कि यूनिफॉर्म लाज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स कितना हमारे लिए ज़रूरी। फिर कॉमन करेंसी भी लाया गया। ये इन बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए आसान बन गया अपने गुड्स और कैपिटल को एक्सचेंज करने में और मूवमेंट करने में एक रीजन से दूसरे रीजन तक। देखिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये एडवांटेजेस में आते हैं, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इस पैराग्राफ में जो हमने यहाँ पे पढ़ा, नेपोलियन ने अच्छा काम किया, जैसे कि उन्होंने सिविल कोड लाया, अच्छा काम किया, यानी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, वो भी अच्छा काम किया। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, अच्छा काम किया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, अच्छा काम किया। वर्कर्स के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया। ये एडवांटेजेस में आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स क्या थे नेपोलियन। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिसएडवांटेजेस, डिफेक्ट्स भी हमें देखने में मिलती। देखिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस रखा नेपोलियन दे। However, in the areas conquered, the reaction of local population to French rule was mixed. नेपोलियन ने जो जो एरियाज कॉन्कर किया, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, इनकी रिएक्शन मिक्स, कुछ तो खुश हो गए नेपोलियनिक रूल से, कुछ तो नाराज हो गए नेपोलियनिक रूल से। Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरू में बहुत से प्लेसेस में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया। इन आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा गया। हार्बिंगर्स का मतलब अगर आज़ादी लाएंगे, अगर आज़ादी दिलाएंगे, वो तो यही फ्रेंच आर्मीज थी, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में। इसके साथ साथ कुछ सिटीज़ में भी, जैसे कि मिलान, मैनस, ब्रसेल्स और वारसा में, इन जगहों पे फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया और इनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी माना गया। बट द
enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. लेकिन ये इनिशियल एंथुसिज्म जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया और ये क्लियर हुआ कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नेपोलियन ने लाया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल फ्रीडम से मैच नहीं हो पाता। कहने का मतलब कि नेपोलियन ने जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स लाया वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ एसोसिएट नहीं था। वो तो इसलिए क्योंकि नेपोलियन ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप का मतलब कोई नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोले, ना कुछ पब्लिश करना। इसके साथ साथ लोगों को ज़बरदस्ती से फ्रेंच आर्मीज में भर्ती करवाया ताकि पूरे यूरोप को कन्कर करना। नेपोलियन का एम ही था पूरे यूरोप को कैप्चर करना, पूरे यूरोप को अपने अंडर में लेना, इसीलिए ज़बरदस्ती से लोगों को भर्ती करवाया। और ये सब कुछ भारी पड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के ऊपर। कहने का मतलब कि नेपोलियन ने अच्छा काम भी किया मगर साथ साथ डिफेक्ट्स भी रखा, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट। कहने का मतलब लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला। अगरचे उन्होंने फॉर एग्जांपल सिविल कोड लाया तो इसमें उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपको समझाया। ट्रांसपोर्ट में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लिया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, वो तो ठीक, लेकिन उन्होंने जो ये टैक्स को इंक्रीज कर दिया है और इसके साथ साथ सेंसरशिप लागू कर दिया है, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करा, ये उन्होंने गलत किया। इसीलिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए, ये डिफेक्ट्स नेपोलियन को आया। आपको समझ में? पहले मैं आपको फिगर 4 समझाऊँ। देखिए फिगर 4 में क्या बताया गया। देखिए जर्मन पेंटर कार्ल कैरस्पस ने बोला कि जब फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच सोल्जर्स जर्मनी पहुंचे तो इन्होंने ये वहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी खड़ा कर दिया। यानी कि इन फ्रेंच आर्मीज ने ये बोला कि हम जर्मनी के लोगों को फ्री करेंगे, उनको ऑटोक्रेटिक रूल से हटाएंगे और इनको हम क्या आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन रियलिटी में उन्होंने वहाँ पे ऐसा नहीं किया। उन्होंने यानी कि ऑपरेस किया। वो तो खुद ऑपरेसर्स थे, फ्रेंच आर्मीज खुद ऑपरेसर्स थे। उन्होंने पेजेंट्स को दबा दिया। इस इमेज में देखिए उन्होंने इन वहाँ के पेजेंट्स को दबा दिया है और फिर वोमेन्स को भी उन्होंने कुछ हरास किया, इनके साथ नाच यानी कि गलत काम किया। आया आपको समझ में? तो कार्ल कैस्पर फ्रेंटिस ने बोला ये जो फ्रेंच आर्मीज दे आर नॉट एक्चुअली द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। आया आपको समझ में? आगे उन्होंने ये बोला कि इस जर्मन इनस्क्रिप्शन, ये जो यहाँ पे जर्मन इनस्क्रिप्शन, इसमें ये भी बोला कि जर्मनी के लोगों ने फ्रेंच आर्मी से ये बोला कि हमारी फ्रीडम और इक्वलिटी ले लो, ये आपकी ह्यूमैनिटी। आया आपको समझ में? और फिर आगे ये बोला कि ये जो फ्रेंच आर्मीज उन्होंने यूरोप को लिबरेट नहीं कर दिया बल्कि उन्होंने यूरोप को गुलाम बनाया। आया आपको समझ में? अब हम इस फिगर 5 को भी देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया। द कोर्ट ऑफ रेनलैंड लॉस ऑल दैट ही हैज़ लॉस्ट। देखिए इसमें क्या बोला गया। देखिए नेपोलियन, ये यहाँ पे नेपोलियन, ये बात है, ये नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान जो टेरिटरीज अपने कब्जे में लिया, लेकिन मगर बैटल ऑफ लेप्जिग में वो टेरिटरीज इसको वापस लिया, वो इसको वापस लिया। आया आपको समझ में? यानी कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान जो जो टेरिटरीज अपने कंट्रोल में लिए, जिन टेरिटरीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, जो टेरिटरीज अपने कब्जे में लिया, मगर बैटल ऑफ लेप्जिग में इन टेरिटरीज को वापस कर दिया। आया आपको समझ में? और यहाँ पे नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया। देखिए यहाँ पे ये जो लेटर्स थी ना, इसका मतलब ये लेटर्स इन टेरिटरीज को यानी कि रिप्रेजेंट करते जो टेरिटरीज पहले नेपोलियन ने जीता, लेकिन बैटल ऑफ लेप्जिग में इन टेरिटरीज को वापस कर दिया और नेपोलियन फिर वापस फ्रांस लौटा। आया आपको समझ आया? फिर इसके बाद इसके बाद 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। इसमें नेपोलियन ने रिकवर करने की कोशिश किया मगर रिकवर नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।